हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। उसके क्वेश्चंस जो जून से लेकर के 2024 जून से लेकर के आपके 2014 तक के क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। और इसमें हम हमारी पार्ट में वीडियोस रहेगी क्योंकि सारे क्वेश्चन आज करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जून 2024 का जो कैंसल्ड एग्जाम था उसका। पहला सवाल है हस्तलिखित पद में कौन सा समास है। तो हमको बताना है कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है। तो आप देखिए हस्तलिखित विच्छेद कीजिए क्या है, हाथ से लिखा हुआ। हाथ से जहां पर आपका क्या हो जाता है, साधन के रूप में उपयोग होता है, वहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाता है, करण तत्पुरुष हो जाता है। तो हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष। जहां पर भी आपको साधन दे दिया जाए ना वहां पर क्या हो जाता है आपका तत्पुरुष करण तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन किसका है। ऑप्शंस हैं शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध से है। उन्होंने ये निबंध लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके आदिकाल के प्रकरण के अंतर्गत जब भाषा का संदर्भ है तो वहां पर उन्होंने अपभ्रंश के बारे में बात की और देश भाषा के प्रयोग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शंस हैं जैन आचार्य ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। इसका तात्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता था। स और श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है। यह अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो हमको बताना है सत्य कथन। जब भी आपका क्वेश्चन आता है ना तो आप क्वेश्चन पढ़ना, कई बार सत्य पूछता है कई बार असत्य पूछता है। तो यहाँ पर हमको सत्य पूछा है और ऑप्शंस दिया हुआ है 4। अब हमको देखना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए जो पहला है, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में अर्धमागधी का उपयोग किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए तो सब में है। अब इसके बाद देखते हैं तो ये जो अर्धमागधी है इसकी स्थिति मागधी और शौरसेनी के प्राकृतों के बीच मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ए और डी सही है, मतलब बी और डी में से आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्धमागधी प्राकृत के जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी और ई तीन सही है। ये किसमें है, फोर्थ नंबर में है। तो डी नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विशेषण है, विशेषण के प्रकार है, आपको मैच करना है कि कौन सा किसका है। अच्छा, सवा, कुछ और वह। और यहाँ पे विशेषण के प्रकार में दिया है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अच्छा। तो अच्छा बुरा क्या बताता है, हमारा गुण बताता है। तो गुण बता रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किस में है, ए और सी में है, मतलब इन दोनों में से एक आंसर रहेगा सवा। सवा क्या है आपका, संख्या बताता है। सवा, डेढ़, आधा ये सब क्या है, संख्या है। पौने, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा फोर्थ, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। कुछ, कुछ जो है वो क्या है, परिमाणवाचक है और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है हिसार, इटावा, जालौन या अलीगढ़। तो बांगरू बोली का क्षेत्र जो माना जाता है वो है आपका हिसार। ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो है इसका विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 5 बोली आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेलखंडी। तो इसमें खड़ी बोली जो है बुंदेली, इसमें अपने रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ। बांगरू को जो बोला जाता है जाटू या हरियाणवी बोला जाता है। ठीक है,
तो हरियाणा जो है वो हिसार क्षेत्र में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हिसार हो जाएगा। ये पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू जो है वो खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। ब्रज भाषा जो है वो मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ है, इसलिए इसको बोली ना कह करके आदरपूर्वक भाषा कहा गया है। ठीक है। मध्यकाल में जो बोली है बांगरू संपूर्ण हिंदी प्रदेश की ब्रज भाषा संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई। पर साहित्यिक भाषा में जो ब्रज के ठेठ शब्द है वो अन्य प्रांतों के शब्दों के साथ भी यूज किए गए। कन्नौजी जो है वो गंगा के मध्य दाओब की बोली है। इसके एक ओर ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि। ब्रज भाषा से ये इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया जो थोड़ा बहुत साहित्य है उसको हम ब्रज भाषा का ही मान लेते हैं। बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली में ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं जिनकी काव्य भाषा बुंदेली है। तो हिसार क्षेत्र हरियाणा में है, तो बांगरू बोली जो है वो हरियाणा की है। तो हमको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? पहली राजभाषा आयोग का गठन हमको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 1952, 55, 60 या 63। तो राजभाषा आयोग क्या होता है? ये एक भारतीय आयोग है जिसमें गठन जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद से? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 का जो प्रावधान है उससे किया जाता है। और इसका जो पहला गठन है वो कब किया गया था? 7 जून 1955 को गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक अधिसूचना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन अर्थ असत्य है? हमको असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, असत्य बताना है ना, सही नहीं बताना है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। तो हम जानते हैं कि अर्धमागधी अपग्रहण से 3 बोलियां विकसित हुई है। कौन कौन सी? ए बी सी। ए इज फॉर अवधी, बी इज फॉर बघेली और सी इज फॉर छत्तीसगढ़ी। तो ए नंबर तो आपका सही हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, है वंशी और गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। तो ये भी जो है कथन है आपका सही है। इसके बाद सी नंबर, छत्तीसगढ़ी जो है वो भारोपीय परिवार के भारतीय ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। तो ये भी सही है। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का ही एक रूप है। तो आपको याद रखना है कि गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का रूप नहीं है, तो ये असत्य कथन है। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक है अवधी और एक है बघेली। इसको छत्तीसगढ़ की 2 बहन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है और भारतीय आर्य भाषा की मध्यवर्ती शाखा अर्धमागधी से विकसित हुई है। अगला सवाल देखते हैं, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी है? ऑप्शंस दिया हुआ है, कुंडारी, तिरहारी, नागपुरिया, सरगुजिया, कुड़माली, खोंटाली या खटोला कुम्हारो। तो मगही के अंतर्गत जो बोली आती है वो है कुड़माली और खोटाली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मगही जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली। मगही और मागधी जो है वो भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली भाषा है और इसका संबंध जो है वो भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। ये भाषाएं जो अक्सर है एक साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती है और ये बिहार के जो पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद ये सब एरिया में बोली जाती है। मगही के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है कुड़माली और खोटाली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य कथन बताना है। तो देखिए, देवनागरी अर्थात काशी के प्रचार के कारण इसको देवनागरी कहा गया। तो देवनागरी का इस्तेमाल जो है सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है और इसका इस्तेमाल 8वीं और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नरेशों और बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में किया था। तो देवनागरी लिपि को हम लिखते कैसे हैं? बाईं से दाईं ओर। तो देवनगर या काशी में प्रचार के कारण इसको देवनागरी कहा गया। ये बिल्कुल सही कथन है। तो ए नंबर तो आपको सी नंबर में दिया है तो सी कट कर दो,
वो आंसर नहीं होगा, हमको असत्य बताना है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, तो ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, ये कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, ललित विस्तर में उल्लिखित नागलिपि ही नागरी है, तो हाँ ये सही कथन है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो जिसमें आपका सी है तो सी किस में है, डी, बी तो है ही नहीं, तो बी वाला ऑप्शन आपका बी और डी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरबी लिपि की भांति इसकी उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की शाखा से हुई है, तो ये भी जो है आपका असत्य कथन है। ठीक है, और ई नंबर जो है, नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, तो ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, हमको असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित है, तो हमने देखा था कि राजभाषा आयोग का गठन जो होता है वो 343 में होता है। ठीक है, तो ये कथन तो सही है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो देवनागरी के रूप में लिखित हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड, अच्छा आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ए वाला आप कट कर दीजिए, तो आपका ए या बी में से आंसर होगा। ठीक है, तो बी नंबर क्या दिया है, अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, ये कथन भी सही है, तो बी नंबर भी सही है। ठीक है, हमको असत्य बताना है। सी नंबर क्या दिया है, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध ना करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे, तो ये जो कथन है ये असत्य है। क्या हुआ है कि अनुच्छेद 348 के मुताबिक ये बोला गया है कि संसद में जब तक कानून न बने तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी, द्विभाषी नहीं होगी। हालांकि कुछ स्थितियों में राज्य का राज्यपाल अगर राष्ट्रपति की सहमति ले ले तो उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करा सकते हैं, तो सी नंबर जो द्विभाषी बोला है वो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आपका इंग्लिश में ही होगा, अगर वो राज्यपाल राज्य का राष्ट्रपति से सहमति ले लेगा तब होगा, पर आपको बाध्य नहीं करता, इसलिए सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी को सरकारी प्रयोजनाओं में स्वीकार कर सकेंगे, तो ये जो है आपको अपनाने का अधिकार देता है हिंदी या एक और भाषा को। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। इसमें हमको क्या बोला है, एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी को सरकारी योजनाओं में परियोजनाओं को स्वीकार कर सकेंगे, तो ये हमारा कथन जो है आपको एक या एक से अधिक सॉरी, इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, अनुच्छेद 345 राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में अधिकार देता है पर विधि द्वारा नहीं देता, इसलिए विधि द्वारा लिखा गया है वो कथन असत्य है, इसलिए यहाँ पे हमारा सी और डी गलत हो जाएगा। सी और डी में जो बात बोली गई है ना वो बात थोड़ी सही है, पर यहाँ पर हमको क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि अनुच्छेद ये बोल रहा है कि सब काम द्विभाषी ही होंगे, तो ऐसा नहीं है, होंगे एक भाषी, पर अगर सहमति ले लो तो द्विभाषी हो सकते हैं। और डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, विधि द्वारा ये बोला जा रहा है, तो विधि द्वारा नहीं बोला जा रहा है, अगर उस राज्य में जरूरी है तो वो एक से भाषाएं अपना सकता है पर विधि द्वारा नहीं है। ठीक है, और ई नंबर जो है हमारा अनुच्छेद 351 के अनुसार भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए, तो ये कथन आपका जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो अर्ध मागधी से हुआ है ना, तो ए नंबर जो है वो असत्य हो जाएगा, ए असत्य है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ए और सी दिया है। तो इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा सही है। तो लंका में जो पाली को अर्ध मागधी कहा गया है ये कथन सही है। राजस्थानी भाषा का विकास चौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है। और तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहा जाता है, ये भी सही है, तो ये हमसे पूछेगा तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको क्या दिया हुआ है, बुलंदशहर, फतेहपुर, मंडी, इटावा, और इनकी बोलियां दी हुई है सिरमौरी, कन्नौजी, खड़ी बोली और अवधी।
तो अब हमको बताना है कौन सा किस में होगा। तो सबसे पहले देखिए, पश्चिमी हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार का एक शाखा है। ठीक है, इसमें शौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुआ है और इसकी बोलियों में आती है खड़ी बोली, कन्नौजी, सिरमौरी और आपका अवधी। और इसमें आते हैं हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, पांगरू और दक्षिणी। अवधी हिंदी क्षेत्र की जो भाषा है ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन जगहों पे बोली जाती है। कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जो उत्तर प्रदेश के, और ये इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, हमने देखा पश्चिमी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, और ये आपकी इसमें बोलियां आएंगी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी। तो बुलंदशहर में आपका कौन सा, यहाँ पर हमारा क्या है, कन्नौजी। तो कन्नौजी किस में आ जाएगा हमारा, इटावा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फतेहपुर में कौन सी भाषा आ जाएगी, बुलंदशहर में आपका खड़ी बोली आएगी, फतेहपुर में जो आएगा वो अवधी भाषा आएगी, कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाती है तो वो इटावा में आएगी, और सी जो है मंडी वो सिरमौरी में आएगी। सिरमौरी हमको याद रखना है कि पहाड़ी भाषा है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बोली जाती है। ठीक है, तो कन्नौजी उत्तर प्रदेश साइड बोली जाती है, कन्नौजी जो बोली जाएगी आपकी वो बोली जाएगी जिसमें इटावा में, सिरमौरी जो रहेगी वो मंडी हिमाचल प्रदेश में, और अवधी जो है आपका बुलंदशहर, और खड़ी बोली जो है वो फतेहपुर। सॉरी, अवधी फतेहपुर और खड़ी बोली बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको दिया हुआ है हिंदी के व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान। हिंदी के व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान दिया गया है। क्या है, प फ ब भ, ये तो ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, न न ल लह, और उसके बाद है क ख ग घ और च छ ज झ। तो यहाँ पे वध से कोमल तालव्य, द्वयोष्ठ और तालव्य। तो हमारा जो नॉर्मल स्पर्श व्यंजन है ये नहीं है। द्वयोष्ठ क्या होता है आइए देखते हैं। तो द्वयोष्ठ व्यंजन क्या होता है, जिसके उच्चारण करने में दोनों होठों का एक दूसरे से स्पर्श होता है। तो जाएंगे, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3rd नंबर। अब हम देखते हैं वत्स। वत्स व्यंजन किसको बोलते हैं, ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारण करने में जीभ जो है ऊपर के वत्स कटक को छूता है या उसके पास जाता है। कौन कौन से होते हैं उसमें, न, स, ज, र, ल, ये सब क्या होते हैं, वत्स व्यंजन। तो वत्स व्यंजन किसमें हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कोमल तालव्य। कोमल तालव्य किसको बोलते हैं, जीभ जो है उसका पीछे का भाग तालू से लगकर और मुंह में कहीं भी कर्णों को बंद करके हवा जब अंदर रखती है तो उसको बोला जाता है कोमल तालव्य अंतर्गामी। तो क ख ग घ जो है आपकी हवा अंदर की तरफ रहती है ना, और जीभ जो है वो तालू को छू रही है, कोमल तालव्य, तो इसको बोला जाता है आपका कोमल तालव्य। तो ऑप्शन नंबर सी का 2nd हो जाएगा। और च छ ज झ जो है ये क्या हो जाएंगे, हमारे तालव्य व्यंजन हो जाएंगे जिनका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव या नारायण चतुर्वेदी। तो जो 31 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में याद रखिएगा कि सावरकर बंधुओं ने अ की 12 कड़ी का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि आप सब में 12 का मात्रा लगाने की जगह क्या करो, अ के ऊपर मात्रा लगाओ, अ में आ की मात्रा अ में छोटी की मात्रा ई, अ में बड़ी की मात्रा बड़ी ई, तो इससे हमारा सही हो जाएगा। तो फिर उसको उन्होंने अस्वीकार किया था।
ठीक है। 30 जुलाई को देवनागरी लिपि सुधार समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उनकी अध्यक्षता में 9 बैठक हुई। 25 मई 1949 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ। अलग अलग राज्य के मंत्री और विद्वानों के परिषद में आमंत्रित किया गया। नरेंद्र देव की जो गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष, उनका सुझाव था, तो सबसे पहला सावरकर बंधुओं ने जो अ की 12 खड़ी के सुझाव दिया था उसको उन्होंने खारिज किया और उन्होंने कहा कि अ की 12 खड़ी भ्रामक है। जो भी मात्राएं हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, किंतु उनको थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाएगा। अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण, जैसे कि हर वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन का जो आखिरी है, अड़ा है, निया है, तो वो सब जो है उनकी जगह पर हमको क्या करना है, अंक की मात्रा लगाना है। और द्विविधि से लिखे जाने वाले अक्षरों में से किसको किसको स्वीकार करना है, अ, झ, ध, भ, ल। और संयुक्त व्यंजन जो थे छत्र या उनको वर्णमाला में स्थान दिया जाए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थी? ऑप्शन है 40, 41, 42 या 43। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 41। पाली भाषा का जो सबसे पहला व्याकरण था कच्चायन, उन्होंने पाली भाषा में कुल 41 ध्वनियां बताई थी। संस्कृत से तुलना करने का री, ए और स्वरों का प्रयोग जो है वो पाली भाषा में नहीं मिलता। उसमें 2 नए स्वर लगाए गए थे, हश्व ए और हस्व ओ। विसर्ग जो है वो पाली में नहीं मिलता और श और स ये दोनों भी पाली में नहीं मिलते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी-डैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बालेंदु शर्मा दाधीच, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा या हेमंत दरबारी। तो भारत सरकार के जो राजभाषा विभाग है, उन्होंने सी-डैक, ये एक सुपर कंप्यूटर है, इसकी मदद से लीला हिंदी प्रबोध नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है। इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बालेंदु शर्मा दाधीच जी को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीला ऐप क्या था, वो हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण एप्लीकेशन है, जिसमें एआई के जरिए भारतीय भाषाएं सीखी जाती है। संस्कृत में लीला का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से पर्सनल कंप्यूटर पर भाषा सीखना खेलने जैसा ही आनंददायक हो जाता है। ये इसकी मदद से 14 भारतीय भाषाओं की मदद से आप हिंदी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहला दिया है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ए तो चारों में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 जून 1957 को राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा का गठन किया गया। तो हमने देखा था राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 7 जून 1955 को। तो बी नंबर जो है आपका गलत है। तो बी नंबर गलत है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो आपको जो चीजें पढ़ते हो ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रिवाइज कर रहे हैं तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको आगे सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और हमको करेक्ट आंसर मिल गया। अब देखिए इसमें से क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं हमारे सही हैं, तो उनको भी हमको याद रखना है, इसलिए हम देखते हैं। तो सबसे थर्ड नंबर दिया हुआ आपका, अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है, ये सही है। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 345 में ये व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। तो ई नंबर भी हमारा सही है। ठीक है। तो ए बी और डी जो है हमारा, सॉरी, ए बी और डी, डी जो है हमारा सही है और ई नंबर जो है वो गलत है। ठीक है। सही उत्तर का चयन करना था, तो ए बी और डी ये दोनों सही है। आपको याद रखना है, थोड़ा सा गलत हो गया ना यहाँ पे, कि अनुच्छेद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमको याद रखना है, संविधान की 43 धारा 343(1) के अनुसार भारत के संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग के लिए जो होने वाले अंक है उसका प्रयोग भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और खंड 2 में किसी अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है आपको, इसका प्रयोग किया जाता रहेगा। और इस ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, पर राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान आदेश दे सकता है कि अगर किसी राज्य को आपको यूज करना है इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ए, बी और डी सही है। ई नंबर जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि विधि द्वारा नहीं है, इसलिए ई नंबर आपका गलत है और सी नंबर भी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरीदास वाजपेयी की जो पुस्तक है हिंदी की वर्तनी और शब्द विश्लेषण, तो इनके अध्याय का आपको सही सीक्वेंस बताना है, अनुक्रम बताना है। ऑप्शन दिया है समास की वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार। तो हमको सही बताना है, तो सबसे पहले उसमें हिंदी की क्रियाएं आती है तो सी नंबर आता है, फिर उसके बाद संज्ञा आती है नाम तो डी आ जाएगा, उसके बाद आता है हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार तो ई आ जाएगा, सी डी ई, फिर ए नंबर आता है समास में वर्तनी की स्थिति और वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है, तो कौन सी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं निकली है। ऑप्शन दिया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। तो हमको याद रखना है कि गुजराती जो है वो नहीं है, बाकी तीनों जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। जैनाचार्य जो महाकाव्य है वो शौरसेनी में लिखे थे और शौरसेनी अपभ्रंश जो निकलने वाली भाषा है उसमें राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आती है। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आपको बोली दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कौन सी बोली है, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और मेवाती, और यहाँ पर है कोटा, अजमेर, अलवर और जयपुर। तो इसमें आपको याद रखने के लिए क्या है पता है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है ना वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है, जयपुर का। ठीक है, तो ढूंढाड़ी जो हो जाएगा वो जयपुर का क्षेत्र हो जाएगा, तो सी का आंसर हो जाता है 4। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, तो सी का 4 किसमें है, ए और सी में है। ठीक है, तो अब बाकी देखते हैं मारवाड़ी। तो मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है आपका, राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्र में तो ए का क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड, अजमेर, राजस्थान। तो ए का सेकेंड, सी का 4, तो ए का सेकेंड, सी का 4, ए और बी दोनों में दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं हाड़ौती और क्या बचा है, मेवाती। तो हाड़ौती जो है ये आपका किस में हो जाएगा, हाड़ौती हमारा हो जाएगा जयपुर, नहीं हाड़ौती हो जाएगा हमारा कोटा के क्षेत्र में, और क्या बचे हैं मेवाती, तो मेवाती हो जाएगा हमारा अजमेर, सॉरी अलवर क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा का जो विस्तार है इसको हमको 3 खंडों में बांटा गया है, एक है हिंदी क्षेत्र, एक है अन्य भाषा क्षेत्र और एक है भारत से बाहर का क्षेत्र। तो पूर्वी हिंदी में जो आती है आपकी 3 बोलियां हैं, ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में जो आती है वो है मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी में जो आती है वो है गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी, और उसके बाद आती है बिहारी जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मारवाड़ी कहाँ की भाषा है, अजमेर की। हाड़ौती जो है वो है कोटा की। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर की है और मेवाती जो है वो अलवर की है। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये तो अनुच्छेद 343 में ना बोला गया है, तो हमको उपयुक्त तथ्य बोला जा रहा है कौन सा सही है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्या बोला जा रहा है, राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ।
14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। विविध प्रकार के कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है और भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को 300 अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया। तो इसमें हमको बताना है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले ई नंबर जो हमारा आंसर है वो सही है ना। अभी हमने देखा था कि 7 जून 1955 को गठन हुआ है, तो ई नंबर आपका ए, सी और बी में है, तो डी नंबर हटा दीजिए। अब हम देखते हैं और तो इसके बाद जो पहला है अनुच्छेद 351 के अनुसार सबकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। बी नंबर राजभाषा संसदीय समिति का जो गठन हुआ वो 1976 में हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें याद रखिएगा कि सन 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। इसमें 21 सदस्य थे। इनके सुझाव कई बार पूछ लेता है, तो सुझाव याद रखना है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण गति से हो, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करवाया जाए, भारत सरकार के प्रकाशन में अधिक मात्रा हिंदी में होंगे, संसद और विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषा का प्रयोग होगा, भारत में एक लिपि देवनागरी ही होगी और प्रतियोगी परीक्षा हेतु हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाएगा। ठीक, तो ये उसके सुझाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हिंदी भाषा के रूप में आपको पूरी गद्यांश दी गई है। कोशिश कीजिएगा कि इस गद्यांश को आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दें। तो हम देखते हैं क्या दिया है। हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा के समाज का उल्लेख है? ऑप्शन है मराठी, मणिपुरी, असमिया और तमिल। तो आप अनुच्छेद में जब देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि मराठी के लेखकों में प्रदेश व्यापी यात्रा ग्रंथावली निकलती है, लाखों रुपए की पुस्तकें सीधे पाठकों को बेचकर संपन्न होती है। तो कौन सी भाषा के समाज का उल्लेख है? मराठी भाषा के समाज का उल्लेख है। अगला है उपयुक्त अनुच्छेद में दो स्वप्न का उल्लेख है। दो स्वप्न के अनुसार क्या है? फूहड़ और सतही के आकर्षण में पूरी तरह फंस जाएंगे, हिंदी की बजाय अंग्रेजी का प्रयोग करने लगेंगे, जल्दी ही हम हिंदी में के समाज में नहीं हिंदी के राज में रहने लगेंगे, या हिंदी आंदोलन पूरी तरह बिखर जाएगा। तो हमको क्या बताना है? दुस्वप्न का क्या उल्लेख है? तो दुस्वप्न का उल्लेख है कि जल्दी हम हिंदी के समाज में नहीं हिंदी के राज में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा वो हिंदी के राज में रहने लगेंगे, ये दुस्वप्न का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है? संगीत शास्त्र, अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र या काव्य शास्त्र। तो हिंदी में जिस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय पर मौलिक कार्य नहीं हुआ है, जबकि संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र इन तीनों में हुआ है। तो जब आप अनुच्छेद पढ़ोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है। ऑप्शन है पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या असम, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इस गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो वहां से हमको आंसर मिलेगा कि महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में शिक्षा और संस्कृति जो है वो आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी और हिंदी समाज के बारे में क्या सही कथन नहीं है? आज न साहित्य प्रेमी है न विचार प्रेमी, हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है, हिंदी समाज में सूक्ष्मता और जटिलता के प्रति आक्रामक असहनशीलता बढ़ी है, या हिंदी भाषा में राज बढ़ता जा रहा है, समाज घटता जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर की, हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और बी नंबर, फूहड़ और सतही के प्रति विकर्षण जो है वो बढ़ा है। अब जून 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं कि निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मगही, भोजपुरी और डी कन्नौजी। तो ये क्वेश्चन हमने इतनी बार बताया है कि अर्धमागधी में आपको ABC फॉर्मूला याद रखना है। ABC में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी का संबंध किससे हो जाएगा? अवधि से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
मगही जो है वो मागधी से आएगी, जो बिहारी की बोली है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मागही आती है, और बंगला, उड़िया और असामिया भी आती है। ठीक है। और सेनी जो है वो पश्चिमी हिंदी, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली आती है। साथ में इसमें राजस्थानी और गुजराती भी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित रामशंकर त्रिवेदी, डॉक्टर पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये हमने अभी ये क्वेश्चन पीछे भी देखा ना कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी थे। इस समिति की कितनी बैठक हुई थी? 9 बैठक हुई थी। 1935 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ तो नागरी लिपि सुधार समिति के माध्यम से बाराखड़ी और शिरोरेखा से संबंधित सुधार किए गए। तो 1947 में जब नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति हुई, उन्होंने बाराखड़ी, मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने आ की बाराखड़ी का मतलब आ की बाराखड़ी जो सावरकर बंधुओं ने प्रस्ताव दिया था उसको क्या खारिज किया। फिर उसके बाद जो मात्रा व्यवस्था बोला गया कि दाईं ओर लिखा जाएगा, और बोला गया कि जो अंक की मात्रा है वो पंचमाक्षर की जगह अंक की मात्रा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने 31 जुलाई 1947 को ये समिति बनाई थी। देवनागरी लिपि के विकास के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कई स्तर पर प्रयास किए हैं, और 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई, और 1967 में जो हिंदी वर्तनी है उसका मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। अगला हमको बताना है मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ग, ट, ड, च और ठ, इसमें से कौन सी है? तो हम क्या जानते हैं मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा मतलब हमारी जीभ जो है ऐसे पलटती है, और पलट करके जो हमारे तालू के सामने वाले पार्ट है उसको स्पर्श करती है। तो उसमें कौन से वर्ग आते हैं? ट वर्ग आते हैं। ट वर्ग में कौन कौन होता है? ट, ठ, ड, ढ, अण। तो कौन कौन से हैं? ट, ड और ठ। ऑप्शन नंबर बी, सी और ई। बी, सी और ई किसमें है? बी नंबर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, और उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो आप देखिए सबसे पहला क्या सही है कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है मतलब सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही है मतलब आपका ए और सी में से एक आंसर होगा। ठीक है। अब ए और सी में से एक आंसर होगा, तो अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद है, ये भी सही है। ठीक है। तो सी और ई हमारा सही हो, ए और ई हमारा सी और ई हमारा सही हो गया। अब हम आगे देखते हैं स्वनिम के 2 भेद होते हैं। तो स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर, ये भी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, सी और ई सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। स्वर हमको याद रखना है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 4 भेद है, कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द। ठीक है। और हमको क्या याद रखना है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण की संख्या 11 है, स्वर वर्ण की और व्यंजन की 33 है। ठीक। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है? मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। तो इसमें से हमको सही बताना है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भाषा के बारे में हमको याद रखना है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा का कहाँ से आया है? भाषा तो भाष धातु से आई है। इसका मतलब क्या है? व्यक्त वाणी या बोली जाने वाली वाणी, तो उसको कहा जाता है भाषा। तो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है भाषा। पतंजलि ने दी है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु का कथन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अवगत कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट रूप से समझ सकता है। भाषा की विशेषताएं में क्या क्या आता है कि ये एक सामाजिक संपत्ति है, ये सतत, प्रवाहमान,
सहज और नैसर्गिक है, ये अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है, अर्जित संपत्ति है, अनुकरण से सीखी जाती है, जटिलता से सरलता और संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है और भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। तो ये सब सही है, मतलब सबसे पहले ए नंबर आपका सही हो जाएगा कि मानव भाषाओं में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, सी नंबर भी सही है, तो ए और सी सही है, मतलब आपका आंसर ए या डी में से एक होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, डी नंबर भी सही है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान इस पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी या सूरजभान सिंह। तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान इस पुस्तक के लेखक है देवेंद्रनाथ शर्मा। इस किताब में राहुल जी के जो भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण लेख हैं और भाषण हैं उनको संकलित किया गया है, जिसमें भारत की भाषा समस्या और खास तौर पर हिंदी पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये किताब साल 2007 में प्रकाशित हुई थी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान इस पुस्तक के लेखक हैं देवेंद्रनाथ शर्मा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेखक और पुस्तक का मिलान करना है। किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठाकुर रामचरण सिंह और विश्वेश्वर दत्त शर्मा। और पुस्तक है भाषा प्रभाकर, हिंदी शब्दानुशासन, भाषा तत्व प्रकाश और हिंदी कौमुदी। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी के साहित्यकार और व्याकरणकारी थे। उनकी रचनाएं जो है वो है ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्द निर्णय। तो हिंदी शब्दानुशासन किसका हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी जी का। तो सेकंड का जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का ए आपको 3 में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश के 1880 में, और उन्होंने कलकत्ता के हिंदी बंगवासी और भारत मित्र पत्रों को 1911 से 1919 तक संपादित किया है, और उसके बाद वो 1920 से 30 तक कलकत्ता के स्वतंत्र पत्र के संपादक रहे। और हिंदी कौमुदी जो व्याकरण ग्रंथ है और हिंदी पर फारसी का प्रभाव इनकी रचना मानी गई है। तो हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी की हो जाएगी। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। अब सी का है फर्स्ट, तो याद रखिएगा ठाकुर रामचरण सिंह जी की पुस्तक है भाषा प्रभाकर और विश्वेश्वर दत्त शर्मा जी की पुस्तक है भाषा तत्व प्रकाश। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संसार की कोई लिपि अगर सबसे ज्यादा पूर्ण है तो वो है एकमात्र देवनागरी। ये कथन किसका है? ब्लूमफील्ड, एजे एलिस, आइजैक पिटमैन या विलियम जोन्स। तो ये जो कथन है वो है आइजैक पिटमैन का, कि संसार की कोई भी लिपि अगर सबसे ज्यादा पूर्ण है तो वो एकमात्र देवनागरी है। ये कथन आइजैक पिटमैन ने देवनागरी के लिए कहा। उनका कहना है कि देवनागरी लिपि जो अक्षरिक लिपि है, मतलब इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसीलिए जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क ही लिखते हैं। इंग्लिश में रहता है ना, क सी से भी आ जाता है, क सी का आपका सी एच से भी आ जाता है केमिस्ट्री, और क के से भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो आप क बोल रहे हो तो क से ही लिखोगे। ठीक है। नागरिक उच्चारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। तो ये है हमारे आज के 34 क्वेश्चंस, जिसमें हमने दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस आई होप कंप्लीट किए हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जून 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते पूरे जाएंगे कहाँ तक, दिसंबर 2014 तक। तो इसमें लगभग 2 से 3 वीडियो हमारे बनेंगे आई होप, नहीं तो 4 भी जा सकता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके और फ्रेंड्स हैं जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।